मेरे को काम करते समय हो गया तो मैं सीजन हो गया हूँ। तो अब मैं नहीं बताता किसी को कि भांग क्या कर सकती है, पर जो नए बच्चे जाते हैं वो बताते हैं कि भांग क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, कितना कर सकती है। मेरे को समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड का आदमी क्यों इस पौधे के बारे में जानना नहीं चाहता या इस पौधे को हिकारत की नजर से देखता है, मुझे नहीं समझ में आता। पर उत्तराखंड की हर समस्या का एकमात्र निदान बाबा केदार, बाबा बद्री, दादा बद्री विशाल और भांग इलाज है इसका। उत्तराखंड के जनमानस की हर समस्या का जो समाधान है वो इन 3 चीजों से निकलता है। हमें विस्तार से बताएं थोड़ा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आपके 2 पर्यटन क्षेत्र आपको इतना पैसा देते हैं पर्यटन का, अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर लें तो बहुत आता है। मंदिर तो खिला सकते हैं पूरे के पूरे प्रदेशों को, महीनों खिला सकते हैं, इतना पैसा, वो इशू नहीं। भांग, भांग क्या करती है? एक अद्भुत पौधा है जो जमीन की उर्वरता बढ़ाता है, उसकी नमी बढ़ाता है, पानी संचित करता है, ऑक्सीजन दूसरे पौधों से 2 गुना ज्यादा देता है, बायोडायवर्सिटी को मैनेज करता है। इसके अंदर से निकलने वाले जो तत्व हैं वो तत्व जब वातावरण में हवा के साथ ट्रेवल करते हैं तो एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं। इसका आपको उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हो। आप चले जाओ केरल, आप चले जाओ दूसरी जगह, और आप यहां चले जाओ, 100 आदमी पकड़ो सब जगह और हैप्पीनेस इंडेक्स बनाओ, आपको हिमाचल का आदमी, उत्तराखंड का आदमी ज्यादा हैप्पी मिलेगा, ज्यादा खुश मिलेगा। और आप केरल चले जाओगे, साउथ में चले जाओगे जहां भांग वातावरण से गायब हो चुकी है, आप ऐसे देश चले जाओ जहां भांग बिल्कुल बर्बाद कर दी गई, आदमी उतना खुश नहीं मिलेगा। भांग क्या देती है पर्यावरण, वातावरण, ये एक विषय अलग है। भांग इस प्रदेश को क्या दे सकती है, इस पे हम चर्चा। हाँ, वातावरण को, क्योंकि बहुत ही हमारे- डेलिकेट विषय हो जाएगा हाँ, और उस पर रिसर्च, बाय प्रूफ रिसर्च नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि भांग इस प्रदेश के लिए क्या कर सकती है। पर्यावरण सुधार सकती है, वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा दे सकती है, पेड़ कटने से बचा सकती है। पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है भूस्खलन की, पर चूंकि एनडीपीएस एक्ट है, दूसरी चीज है, तो हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते कि भांग को उगा दिया जाए। पर पुराने समय में ये भांग पहाड़ों पे उगती थी और मिट्टी ज्यादा स्थिर थी। हाँ, इसकी टैप रूट बहुत गहराई तक जाती है। मिट्टी ज्यादा स्थिर थी, लैंडस्लाइड्स कम थी। हाँ, टैप रूट को जमीन को पकड़ के, जमीन को, और एकमात्र ऐसा फसल है जो साल में कभी भी उग जाती है। हाँ, कभी भी उग जाता है, साल में 3 बार उगा लो। और जहां 3000 साल से उग रहा है उसकी मिट्टी में भी कोई खराबी नहीं। सोयाबीन जैसे 10-20 साल उगा ली, वो अगर सोयाबीन उगाने के काबिल भी नहीं रहता। तो ये एनवायरनमेंट को बेहतर करता है। आजकल कार्बन क्रेडिट का सिस्टम, भांग कार्बन क्रेडिट के लिए सबसे उपयुक्त पौधा है। भारत सरकार को मिले, एक स्टेट कर देगा, काम हो जाए। आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तराखंड के पास अपने को चलाने के लिए उतना राजस्व नहीं है जितनी की आवश्यकता है। वो केंद्र के ऊपर आश्रित है, केंद्र से पैसा मांगता है कि भाई दे दो, कुछ तो दे दो, हमारा चल जाएगा, तनख्वाह बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, तो समस्या खत्म हो जाएगी। ये वो सिर्फ कार्बन क्रेडिट से खत्म हो जाएगी। आपने अभी तक कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है, आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा नहीं, आपने सिर्फ भांग उगाई है और भांग से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, भांग से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका प्रॉफिट अलग है। उसके बाद में थोड़ा दर्शकों के हाँ, फायदे के लिए
भांग से दवाइयाँ बनती हैं। हिंदुस्तान की जो भांग है दुनिया की सबसे बेहतरीन भांग मानी जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने इसका कैटेगराइजेशन नहीं किया है, हमने इसके स्ट्रेन्स नहीं पहचाने हैं, हमने इसका डीएनए नहीं किया है, हमने इस पे माइक्रोबायोलॉजी वाले जो काम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नहीं किए हैं। जिस दिन हम कर लेते हैं उस दिन ये एकमात्र पौधा मेडिसिन का राजा। 1900 से पहले तक कैनबिस जैसे अल्कोहल आजकल हर दवाई के बेस की तरह इस्तेमाल होती है, कैनबिस का टिंचर इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिकन, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उनकी जो फार्माकोपिया थी उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा था, क्योंकि वो भी नेचुरल तरीके से आयुर्वेदा की तरह सिस्टमेटिक नहीं था, बट प्राकृतिक चिकित्सा तो वहाँ पे भी प्रचलित थी। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि देश का नेतृत्व करने वाले जिनको हम बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, उन लोगों की सोच और समझ संकीर्ण क्यों होती और क्यों हो जाती। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने 5000 साल इस पौधे का उपयोग किया। 1985 के पहले ये करीब करीब लीगल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 1894 में जो ब्रिटिश हेम्प कमीशन बनाया गया था, पूरे हिंदुस्तान के 50% जिलों में तो ऐसे भीड़ होती है, पूरे हिंदुस्तान के जिलों में सर्वे कराया गया था और इस निष्कर्ष से पहुंची थी, विश्व का सबसे बड़ा सर्वे था, कि भांग से कोई नुकसान नहीं होता है। 1894 का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वे हुआ था भांग के ऊपर। हाँ। उसमें कुछ इंडियंस भी शामिल थे। सब इंडियंस ही थे, इंडियन के ऊपर ही रिसर्च हो रही थी। नहीं, रिसर्च करने वाले भी। हाँ, रिसर्च करने वाले होंगे। हाँ, और कोलकाता से स्टार्ट हुआ था। ये तो एक बात है कि भांग बहुत उपयोगी है, भांग बहुत फायदेमंद है। एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, उसको पढ़ना चाहिए, लोग समझते नहीं। मनुष्य के गट के अंदर, ब्रेन के अंदर सब जगह उपलब्ध है। हाँ, CB1 CB2 समझना चाहिए, लोग समझते नहीं। भांग नशा है, हो सकता है। नशे की परिभाषा तो पढ़िए। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि लोग नशे को समझ सकें कि नशा क्या है। समस्या ये है कि हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं, उस शब्द को लोग समझ लेते हैं और मान लेते हैं। हमारे यहाँ जो घर में लू बनती है, जिसको हम वॉशरूम कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा? वॉशरूम। गांव जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो आपको टिपिकल शब्द मिलेगा, मूत्रने जा रहे हैं, संदास जा रहे हैं, संदास जा रहे हैं। तो आपने किया क्या? काम आप वही कर रहे हो। आपने ये स्थापित कर दिया कि लू, लेबोरेटरी और हमारा वॉशरूम, जो लोग बोलते हैं वो सभ्य है, बाकी मूर्ख है। जबकि दोनों ने एक ही बात बोली, कोई फर्क नहीं। प्याज को मध्य प्रदेश में प्याज बोलते हैं, बंबई में कांदा बोलते हैं। अब कांदा बोलना बुरा कैसे हो सकता है और प्याज बोलना कैसे पुरातन हो सकता है या बुरा हो सकता है? हम गाय बोलते हैं, वो काव बोलते हैं, चीज तो एक है। इसका नशा जो है वही बता। तो शब्दों को गढ़ते हैं और ये गढ़ा जाता है एक वेस्टर्न मैनर में कि आपसे हम वो करा सकें जो हम चाहते हैं और उसका बेनिफिट ले सकें। इसके लिए बहुत काम हुआ है। 33 करोड़ लोगों का देश अमेरिका, उसकी GDP कितने ट्रिलियन की है? 120 के आसपास है क्या? पता कर लिया, हमको मेरे को भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ 150 करोड़ का देश, GDP कितनी है? 3 ट्रिलियन। हमारे यहाँ का आदमी जितना पैसा खर्च करता है
वहां जितना आदमी पैसा खर्च करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कमाने में भी जमीन आसमान। आप पर कैपिटा इनकम तो देखते हो, पर कैपिटा सेविंग जिस दिन देखना शुरू कर दो, उस दिन आपको समझ में आएगा कि वो आदर्श नहीं है, ये आदर्श है। वहां 3 महीने का 20 दिन का लॉकडाउन लगा, डकैतियां पड़ना शुरू हो गई, स्टोर लूट लिए गए खाने के लिए। यूएस हमारे यहाँ क्या हुआ 3 महीने में? किसी ने लूट की? लोग तो बहुत खुश थे, घर में बैठे खाना मिल रहा है। नहीं, कुछ परेशान भी थे जो रोज काम करते थे, हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग परेशान वो थे। ट्रांजिशन में जो परेशानी है परेशान थे, पर परेशान होने के बाद भी हमारे यहाँ लोग उनकी मदद कर रहे थे। लूट मार नहीं हो रही थी कम से कम। लूट मार नहीं हो रही थी, लोग अपने घर से निकल के मदद कर रहे थे। हाँ, ये हमारी संस्कृति है। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए हमको हमारे नियम कायदे चाहिए, हमको हमारे कानून चाहिए, हमको हमारी खान पान की व्यवस्था चाहिए। 5000 साल की संस्कृति को आप एक दिन में नहीं तोड़ सकते, पर इनने तोड़ने की कोशिश की। हमारी रूट्स में है भांग, हमारी बॉडी जनरेट करती है भांग। विटामिन सी आपकी बॉडी में नहीं मिलता, आप क्या करते हो? बाहर देखा था, नींबू संतरा। तो मेडिसिनल इफेक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल इफेक्ट, दैट्स अनदर थिंग। अब बात आती है नशे पे। नशा 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 नशा, हर आदमी बोलता है नशा। हमारा ये कहना है, मैं बिल्कुल मानता हूं ये नशीला है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसको लीगल नहीं किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं इसको रेगुलेट करो। अगर किसी बड़े ज्ञानी से ये पूछ लिया जाए कि भाई नशे की परिभाषा दे दो मुझे, तो उस नशे की परिभाषा में भांग कहीं भी सेट होती ही नहीं, होती ही नहीं। इसको अगर ऐसे समझने का प्रयास करें कि जो नशा होता है ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को, जो सामान्य रूप से ब्रेन को कार्य करना चाहिए और जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए, अगर वो उससे ऊपर या नीचे चला जाता है तो आदमी नशे में। जैसे शराब पीने के बाद उत्तेजना बढ़ जाती है, भांग खाने के बाद उत्तेजना कम हो जाती है। हाँ, आप बताएं। किसी आदमी का आईक्यू 180 है, किसी का 60 है, दिमाग अलग अलग फंक्शन कर रहा है। तो क्या जिसका 180 है वो नशे में है? नॉर्मल फंक्शनलिटी का मतलब जो मैं समझ पाया हूँ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा, ये चार फ्रीक्वेंसी में आप ब्रेन बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं। ये बात दर्शकों को समझ में नहीं आए। हाँ, आप बताएं, थोड़ा समझाने की कोशिश करना। नशे का बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। कोई चीज जो आपको अनियंत्रित कर दे। हाँ, आप शराब पियोगे, आप अनियंत्रित हो जाओ। ठीक है। एक वो चीज जो आपका व्यवहार एकदम से वायलेंट कर दे, एकदम से आप बुरी स्थिति में पहुंच जाओ, आप असामाजिक हो जाओ, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, आपके मन से दुनिया, समाज, सरकार, भगवान सबका डर निकल जाए, सारे आदर्शों को आप भूल जाओ किसी चीज का सेवन करने, सारे रिश्ते नातों को आप भूल जाओ, वो नशा है। ठीक है। भांग में ये कुछ भी नहीं होता। तो फिर नशा क्यों कह रहे हैं? अभी ये तो भगवान जाने। बोलते हैं जिसकी लत लगी वो नशा। और जिसकी लत लगी हो नशा। मैंने अभी कॉफी पी है, बिना शुगर की कभी नहीं पी सकता, अंदर ही नहीं जाती। बिना नमक के 3 दिन जिंदा नहीं रह सकता। आप मेरे को आप नमक हटा दो मेरे सामने से, मैं खाना नहीं खा सकता। तो मैं तो लती हूं ना नमक का और शक्कर का। वो भी नशा है। मैं 20 दिन के लिए केरल गया था, मेरे को गेहूं की रोटी नहीं मिली, पागल हो गया था मैं। वहां से आया, दिल्ली लैंड किया,
सबसे पहला काम ये वो है नशा। जो चीज डिस्ट्रक्टिव करे समाज के लिए वो नशा, जो चीज समाज के लिए अच्छा करे वो ठीक है। एक बात जरूर कही जाती है कि चरस पीने से आदमी घर में बैठ जाता है, काम नहीं करता, आलसी हो जाता। इस बात से मैं 100% सहमत हूं। पर चरस का भांग के पेड़ से कोई लेना देना नहीं। चरस तो भांग से ही बनती है। बिल्कुल बनती, बिल्कुल बनती, 200% बनती। पर चरस और भांग एक नहीं है। चरस बैन करना चाहिए, भांग बैन नहीं कर सकते। ठीक है, कारण बताता हूं। मैं खा रहा हूं ना ये अंगूर, अभी आप भी खा रहे थे मेरे साथ। शराब बन रही थी। इससे शराब बनती है वो घर में बन सकती है, इसी बाथरूम में बन जाएगी जिस होटल में हम रुके। तो क्या इसको बैन कर दूं? सही बात है। क्या करना चाहिए? हाँ, भांग और चरस में एक प्रोसेस का फर्क है। उस प्रोसेस के बाद जैसे अंगूर से शराब बनती है वैसे भांग से एक प्रोसेस के अब पश्चात सुनिए, चरस बनती है। अब सुनिए आगे। चरस एक प्रोसेस है नशा बनाने की। चरस बनाने की एक प्रोसेस है, वो नशा है। शराब बनाने की एक प्रोसेस है, वो भी नशा है। सरकार ने शराब के साथ क्या किया? उस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। आप घर में शराब नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? डर लगता है, बनाएंगे तो मर जाएंगे, पुलिस उठा के ले जाएगी, डंडा मारेगी, बेइज्जती। बहुत ताकतवर लोग भी शराब घर में नहीं बनाते। तो आप अगर चरस को रेगुलेट कर दो तो लोग चरस कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप उसको लीगल करने की जो प्रक्रिया है कि हाँ लीगल बिल्कुल नहीं करना है, रेगुलेट करिए। हाँ, रेगुलेट। हाँ, आप उसको रेगुलेट करिए, आप अपने पास रखिए, सरकार उसको बेचे, सरकार उसको खरीदे। जैसे अफीम की पॉलिसी होती है वैसी कर सकते हैं। दूसरी पॉलिसी होती है जैसे शराब की है वैसी कर सकते हैं। शराब की फैक्ट्री में आपका एक एक्साइज इंस्पेक्टर बैठता है जब शराब बनती है। आप 100 एकड़ का खेत बना दीजिए, 50 एकड़ का खेत बना दीजिए, एक हवलदार एक्साइज का बिठा दीजिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे दीजिए, वो कोऑपरेटिव और चारों तरफ से फेंसिंग करा दीजिए, कैमरे लगवा दीजिए। सरकार वही तो नीति ला रही है। सरकार जो नीति ला रही है वो सरकार जानेगी, वो नीति बहुत खतरनाक नीति है। क्या कमियां दिखती हैं आपको लिमिटेशन की? मेरा लाइसेंस था, नाराज हो जाएंगे लोग। बहुत कठिन प्रश्न कर दिया आपने, पर बताएंगे। देखिए, एक अंग्रेजी मानसिकता है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, ये विषय अंतर हो रहा है पर ये बताना जरूरी है। एक मैकॉले का सिस्टम है, एक गुरुकुल का सिस्टम। हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी रिसर्च आ रही है, जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये लिखा है इसमें खर को भैया पंतनगर यूनिवर्सिटी लेकर कौन है पंतनगर यूनिवर्सिटी? अरे इसी क्या बने कहो क्या? ये मानसिकता हमारे, ये हीनता की भावना हमारे अंदर है। क्या हमारे वैज्ञानिक समझदार नहीं? क्या हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम पैसे में अंतरिक्ष में और चंद्रमा पे और मंगल पे नहीं पहुंचा? अमेरिका कर सकता है? अमेरिका में तो इतनी महंगी हो जाएंगी चीजें कि तो हम वो कर सकते जो दुनिया नहीं कर सकती, पर हम विश्वास नहीं कर पाते कि हम ये कर सकते। भांग के साथ हम तो परिभाषाओं का मजा लेते हैं। भांग की परिभाषा, वो पौधा जो ऐसा दिखता हो, वैसा दिखता हो, ऐसा हो, इसकी 3 वैरायटीज है, रुदालिस है, इंडिका है, सटीवा है। फिर सटीवा को भी क्लासिफाई किया है, फिर इंडिका को भी क्लासिफाई किया, फिर रुदालिस को भी क्लासिफाई किया।
हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा और हम पहाड़ पे गए, अपने भांग का लाइसेंस में पढ़ा, पहाड़ पे गए, जाके देखा तो हमको दोनों भांग नहीं मिली, इंडिका मिली, सटीवा सटीवा मिली। पहली ये जो सेंटेंस सुना है ये बड़ा हिटिंग सेंटेंस है, लोगों को हंसी आ जाएगी, पर हंसने वाली चीज है। हमारे साथ ऐसे बहुत मजाक होते हैं और हम ऐसे बहुत बेवकूफ बनते हैं। सटीवा के बारे में कहा जाता है ये लंबा पौधा है, इसमें नशा नहीं होता, 0.3 से कम होता है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल में यूज आ सकता है, इसका फाइबर काम कर सकता है, इसके अंदर के जो शाइट्स हैं वो काम कर सकते हैं, और इसके बीज काम आते हैं। 3 चीज, इसकी पत्तियां और फूल कोई काम करेंगे। एक वैरायटी खत्म हो गई, वो हो गई इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल सटीवा को बना दिया, खत्म हो गई, सटीवा को उन्होंने इंडस्ट्रियल हैम्प कह दिया। अब इंडिका भाई, बोले इंडिका बुशी होती है, उसमें फाइबर नहीं निकलता, उसमें बीज नहीं होते, उसके पत्ते और फूल ही काम के हैं। इंडिका में आपको तना और बीज फेंकने पड़ेंगे, सटीवा में पत्ती और फूल आपको फेंकने पड़ेंगे, वो किसी काम के नहीं है, वेस्ट है। हमारे पहाड़ में चले जाओ, दोनों रहते हैं, क्या दोनों, मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ भी हो रहे हैं, फाइबर भी निकल रहा है, पत्ते भी हमारे निकल यहाँ रहे हैं। एक ही वैरायटी है, उस वैरायटी के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, दर्जन, पर वैरायटी एक ही है जो खूब लंबी है और उसमें नशा भी है। ऐसा भी है। हमने अगर हमारे यहाँ का बीज लगाया तो हम बोलेंगे आओ बेटा, आओ भाई इंडस्ट्रियल हैम्प वाले, तना, शाइट्स और बीज ले जाओ, और आओ मेडिकल वाले पत्ती ले जाओ। तो हमारा जो किसान है वो एक पौधे से दो इंडस्ट्री चलाएगा, अमेरिका का जो किसान है वो 2 पौधे से 2 अलग अलग इंडस्ट्री चलाएगा। तो हमारा जो पौधा है वो इनकी कैटेगरी में तो आता ही नहीं। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें जो मेडिसिनल कैनबिस और इंडस्ट्रियल कैनबिस अलग अलग करी गई है, वो एक गलत प्रथा का निर्माण किया जा रहा है। वो पौधे हमारे यहाँ है ही नहीं, हम कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो इसको तो फिर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना पड़ेगा। इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने का जो मामला है, आपका परसेप्शन चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं हम ट्रुथ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम अगर अगर हम सटाइवा लगा रहे हैं और वो इंडस्ट्रियल हैम्प है, ठीक है, इसको अगर सरकार मानती है तो सरकार उसको उगाने की अनुमति सबको दे सकती है, क्योंकि उसमें नशा तो है ही नहीं। तो अगर किसी पेड़ में नशा नहीं है तो उसको तो कोई भी उगा सकता है, भिंडी के पेड़ के जैसा हो भिंडी जाओ। के पेड़ के जैसा होगा। उसके लिए क्या रेगुलेट इतना हो रहा है? उसको क्यों रेगुलेट करना है? और अगर हमारे यहाँ सिर्फ मेडिकल कैनबिस है तो ये इंडस्ट्रियल हैम्प की पॉलिसी लाने की जरूरत है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की क्या जरूरत है? और अगर हमारे यहाँ एक ही पेड़ ये दोनों काम कर रहा है तो एक ही पॉलिसी नहीं आना चाहिए? की पॉलिसी आनी चाहिए, 2 स्टेट की गई। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये जानना चाहूँगा, इसकी जो जड़ें होती हैं वो भी काम आती हैं, मेरे ख्याल से डिसेंट्री वगैरह की दवाई बनती है, फाइबर से कपड़े बनते हैं, स्टेम से इसकी हेम्पक्रीड बनती है, और पहाड़ों में अगर हेम्पक्रीड बना के लगाया जाए तो वो तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है, एक नई इंडस्ट्री उसकी भी खुल जाएगी। तो आप इसमें सरकार का क्या योगदान देखते हैं और इंडस्ट्रीज का क्या योगदान देखते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों आगे बढ़ें? मुझे नहीं मालूम, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं समाज में काम करता रहा हूं, लॉजिकल आदमी। लॉजिक मेरे को यह बताता है एक पेड़ से अगर 2 इंडस्ट्री चल सकती है तो 2 अलग अलग पेड़ों की जरूरत नहीं है, 2 अलग अलग पॉलिसियों की पॉलिसियों की जरूरत नहीं, पौधों की भी जरूरत नहीं। पौधों की भी क्या कारण बता देता हूं। आपने मेडिकल कैनबिस में अगर आपने नियम डाला कि इसमें इंडिका लगी, पूरी दुनिया मानती ना कि इंडिका है मेडिकल कैनबिस में, तो इंडिका लगाने की परमिशन दे दो आप, तो इंडिका लगेगी क्या यहाँ? वो तो मैदानों को पता है। आपकी
भांग सबसे अच्छी क्यों मानी गई है? क्योंकि इस भांग का एक एक चीज यूटिलाइज होता है। ये शिव प्रदत्त भांग है, इसको हमको उस तरीके से देखना चाहिए जैसी वो है। ऐसा नहीं कि हमको, अपने ज्ञान को उस पर आरोपित करें। सुनिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रीगन साहब ने रेबन का चश्मा दिया और आपको लगा दिया तो आपके सामने दुनिया बदल गई। हाँ, ठीक है। ये नहीं है, दुनिया जैसी है वैसे ही यही रहेगी। रहेगी, हाँ। आपको हरा दिखने लगा, ये गलत बात है। अलग बात है, हाँ। तो हरा देखना छोड़ो भैया, जैसी दुनिया है वैसा देखो। 1961 में, अरे बहुत मजेदार, 1961 में सिंगल नार्कोटिक कन्वेंशन, उस सिंगल नार्कोटिक कन्वेंशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतवर्ष में सिंगल नार्कोटिक कन्वेंशन के साइन किए। वो कन्वेंशन था कि भांग को और बहुत भांग को पूरी दुनिया से हमको खत्म करना। एक आपको लगता नहीं है कि एक अब्राहम एक ये ऐसा ऐसी सोच थी जो ये मानने लगी थी कि हम प्रकृति से भी बड़े हैं, हम सबसे हमदर्दी से जिसको चाहे रखें, जिसको न चाहे रखें, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हमने बायोडाइवर्सिटी चेंज करने की कोशिश की, हमने नदी नालों को बांधने की कोशिश की। आजकल तो टेगोन और लाइगर बनाए जा रहे हैं। बिलाती है। हाँ, तो हम पूरी दुनिया बदल रहे हैं और पृथ्वी हमको बोलती बेटा कर लो, हम बताते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना काम करना उचित है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो यंग हुआ। ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बहुत समझदार, सुलझे हुए दिमाग के लोग हैं, जिनको चीज़ों में अंतर करना आता है और जो ये सुनना और समझना चाहते हैं कि विपरीत विचारधारा क्या है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इस वीडियो में मैं जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि भांग को आप शिव के साथ देखो। आपको नहीं देखना, आप औषधि के साथ देखो। आपको नहीं देखना, आप कपड़ों के साथ देखो। आपको नहीं देखना, आप प्लाईवुड के साथ देखो। आपको प्लाईवुड भी पसंद नहीं है तो आप पेपर के साथ देखो। और जिस भी चीज के साथ आप देखोगे उस जगह पे वो सर्वश्रेष्ठ होगी। हर इंडस्ट्री में भांग सुपर लग्जीरियस है आज के समय में। 17 बिलियन डॉलर का मार्केट आज अमेरिका में है। आज ही 2022 तक सीबीडी की नाम की चीज पे हिंदुस्तान में किसी हीरोइन को बुला लिया था पुलिस ने। अमेरिका आप जाइए, गमीज में सीबीडी, बबल गम में सीबीडी, ब्रेड में सीबीडी, कपड़े में भांग, जूते में भांग, बिस्तर की बेडशीट भांग, मकान की ईंट भांग, बायो डीजल भांग, बायो प्लास्टिक भांग। लोगों ने कारें बना ली, हवाई जहाज बन गए, हवाई जहाज बन गए। कई कई जगहों पे ये लोहे को भी बीट करता है, स्ट्रेंथ। तो हर जगह ये बेहतर है, पर ये सबसे बुरा है। वो यही विरोधाभास है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी, इस विरोधाभास में एक बात और बताता हूं। हाँ, भांग उगाने से फायदा किसको होता है? सबको ये होना चाहिए, किसान से लेके इंडस्ट्री तक से लेके कंज्यूमर तक को। बताता हूँ, अर्थव्यवस्था में हमको एक फार्म की फैक्ट्री चलानी है। मान लीजिए एक कपड़े की फैक्ट्री चलानी है। अगर हमको 10,000 एकड़ में खेती करना है, आप कितनी भी मैकेनाइज कर लो,
आपको 10,000 लोग लगेंगे, 5,000 लगेंगे, लोगों को रोजगार तो मिलेगा। मिलेगा। जमीन से पेट्रोल निकालना, उससे प्लास्टिक बनाना, कितने लोग? एक ही प्रीमाइसेस में हो जाता हो। भांग कच्चा माल, भांग कच्चा माल है, क्रूड ऑयल कच्चा माल है। 1 अरब लीटर क्रूड ऑयल निकालने के लिए कितने लोग लगेंगे? तो मशीनरी से लग निकलती है फटाफट। लीस्ट तो मैन पावर। उसमें लीस्ट मैन पावर है, इसमें मैक्सिमम मैन। जिस भी चीज में मैक्सिमम मैन पावर होता है उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम होता है, पैसा कम होता है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं, पैसा पैसा लेकिन बहुत लोगों में बढ़ जाता है। सब में बढ़ता है। जो सब में बढ़ता है तो समाज फ्लोरिश करता है। बिल्कुल, हाँ। और अर्थव्यवस्था चलती है, चीजें बनती है। एप्पल आया, टेक्नोलॉजी लाया, एक लैपटॉप बनाता है, एक फोन बनाता है, 4 डिवाइस और बनाता है, बस फिर खत्म। कुछ खास उसमें कुल काम करने वाले लोग चंद 100 या चंद हजार होंगे, पर इंडस्ट्री में प्रॉफिट और इनकम जो जनरेट होती है वो शायद $1 ट्रिलियन के आसपास हो रही होगी, नहीं कम हो रही होगी। ये एप्पल की, हाँ, बहुत सारी, मतलब दुनिया की पहली 4-5 कंपनियों में एप्पल आती है। और एप्पल की टोटल जीडीपी का मतलब हम जीडीपी नहीं कहना चाहिए, उसका टोटल बजट जो है, पूरा रेवेन्यू कलेक्शन है, पूरा रेवेन्यू कलेक्शन, पूरे खर्चे और ये सब मिला ले नेट प्रॉफिट है, तो पाकिस्तान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से 2 गुना है। तो ये कंपनियां जो हैं कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी हो गई, पर ये रोजगार देती है इतना सा। भांग जो है वो बहुत सस्ती है, उससे बड़े लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, उससे उसको पैसा मिलेगा जो गरीब किसान है, उसके खाने की व्यवस्था बनेगी, पहाड़ से पलायन रुकेगा, हमारी भूमि ठीक होगी, हमारे यहाँ भूस्खलन कम होगा, पानी जो जमीन है उसकी नमी बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा, सबसे बड़ी बात है रोजगार का सृजन होगा। और एक बात मैं बोलना भूल गया, उत्तराखंड सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, कैसे किसी भी नेता से पूछिए आपको गिना देगा। पलायन सबसे पहला पलायन, रोजगार, फिर उतना राजस्व नहीं आ रहा, फिर सड़क नहीं बनती, मतलब राजस्व की पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, राजस्व पैसे से, रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे शहरों में, हमारी दूसरी जगहों में जो अपराध है वो बढ़ गए, ये समस्या है। लैंडस्लाइड्स हो रही, अगर आप भांग उगाने की, अच्छा हाँ, जंगली जानवर फसल खा जाते, फसल खराब करते हैं, उनको आप मार नहीं सकते, वो सरकार की नहीं है, सरकार की नहीं है। तो इन सब समस्याओं का सिर्फ एक हल, भांग। जंगली जानवर खाता नहीं, बोने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं, पेस्टिसाइड डालना नहीं, रासायनिक खाद की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन डबल देती है और पेपर ज्यादा देती है, सैकड़ों इंडस्ट्री लग सकती है, सैकड़ों इंडस्ट्री लग सकती है। मेडिकल कैनबिस में जितना पैसा है, आज हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ कुछ हमारे साथी हैं जो भांग से एक्सट्रैक्ट निकाल के बेच रहे हैं। 30 ml की बोतल 7,000 रुपए की, 7,000 की। और वो क्या है, मालूम 30 ml की बोतल में 1.5 ग्राम भांग का सकते हैं, यही है। और वो कितनी बीमारियों में काम आ रही है, कौन कौन सी बीमारियों में काम आ रही है, ये शोध का विषय है लोगों के लिए, लोगों को विचार करना चाहिए। चार तो दवाइयां पेटेंट हो गई हैं अमेरिका में, एपिलेप्सी की हो गई है, उदयमल की हो गई है, कैटरेक्ट की हो गई है, और पोस्ट कैंसर मैनेजमेंट की पेटेंट हो चुकी है, कर चलो पेटेंट हो गई 4। मेरी जानकारी में, आपकी जानकारी में 4, मैं बोल रहा हूँ 7,500 पेटेंट फाइल हुए
वो रखे होंगे। हाँ। एक बात और बताता हूँ, अभी हुए नहीं हाँ। स्पाई हुए। चरक संहिता, हम्म, निघंटु, हम्म, कोई भी उठा लो आप। हम्म, हमारा जो आयुर्वेद है ना, वो आयुर्वेद 100 से ज्यादा दवाइयों को अपनी फार्माकोपिया में जगह देता है जो सिर्फ भांग से बनती है। हम्म, 150 से ऊपर दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें भांग की भावना दी जाती है। हमारे पास पेटेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, जो सनातनी मानसिकता है, वो ये है ज्ञान, सुपात्र और फ्री। दो जो अब्राहमिक रिलीजन्स है, जो वेस्ट के रिलीजन्स है, या जो ऐसे रिलीजन है जहां मटेरियलिस्टिक, जो ये मानते हैं कि ये पृथ्वी हमको भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि हम इसका उपभोग कर सके, इस पे जी सके, बोल सके। इसको भोग सके, ये हमारे लिए बना है। और दूसरा रिलीजन है, धरती हमारी माँ है और इसका माँ के समान। ये दो अलग अलग विचारधारा। उस वाली विचारधारा का ये मानना है कि हमको सिर्फ दोहन करना है। तो दोहन पैसा है, अमेरिका चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, इतनी बड़ी इकोनॉमी कहां से आएगी? 33 करोड़ आदमी कितना काम करेंगे कि इतना सारा पैसा जनरेट हो जाए? तो उन्हें पेटेंट डाल दी। आगे सालों तक हमारे पास अगर आप वो ग्रामीण लोगों की बात करें, इसको अपन कहते हैं लोकल वैद्य, गांव में नहीं, बाबा लोग ऐसी दवाई देते हैं, उन पे आप बात करो, उन दवाइयों पे आप चर्चा करके देखिए, आपको भांग की और 300 दवाइयां मिलेंगी जो लिखित में नहीं, जो लिखित में नहीं। अगर इनको हम प्रॉपर वे में पेटेंट कर लें, इन पे प्रॉपर नियम कायदे बना लें, वैज्ञानिक दृष्टि के बना लें जैसा दुनिया मानती है, उसको हम बेचना चालू करते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और तुम बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। क्योंकि अगर 100 पेटेंट, देन जो नॉन पेटेंट हैं, पेटेंट कराने में देर कितनी लगना है? कुरकुमिन का पेटेंट अमेरिका ने कराया था, नीम का पेटेंट कराया था, हमने वापस करवा दिया, सरकार लड़ी, हमने नहीं, सरकार, भारत सरकार, भारत, हम भी तो भारत का हिस्सा, इसलिए हमने बोला, भारत सरकार ने इसको वापस करा दिया। हमारे पास 400 चीजें हैं जो हम जानते हैं 5000 साल से, लग जाए कल से पेटेंट फाइल कर। हमको सिर्फ ये तो पता करना है कि उसके अंदर कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व, सिर्फ ये तो पता करना है कौन सा तत्व है जो काम करता है। अगर इसको मैं समझने की कोशिश करूं तो अब तक हेम्प के अंदर लगभग 120 के आसपास कैनाबिनॉइड्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, जिसमें CBG, CBN, डेल्टा 8 THC ऐसे करके लगभग 115-20 के आसपास कैनाबिनॉइड्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि लगभग 100 या 100 से ज़्यादा 191-92 के आसपास फॉर्मुलेशन जो हैं भारतीय आयुर्वेदा फार्माकोपिया के अंदर दे रखे हैं। 100 से ज्यादा है, एक्चुअल तो काउंट मैंने किया नहीं। हाँ, मतलब इतने क्या, ऐसा कहते हैं लोग कि 200 के आसपास। हाँ, तो ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं अलग अलग, जो 116 116, तो ये इमेजिन करके चल रहे हैं पश्चिमी विज्ञान वाले कि एक एक को एक एक दवाई के रूप में पेटेंट करा दें कि एक आइडेंटिफाई, जबकि वो एक भांग का पौधा 100 अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अब 100 तरीके अलग निकाल दिए इन्होंने पैसे कमाने के। माइक्रो और मैक्रो, हाँ, दो विचारधाराएं, हाँ, एक ब्राह्मणिक विचारधारा है, एक अब्राह्मणिक विचारधारा। ब्राह्मणिक जो विचारधारा है, वो ब्राह्मणिक विचारधारा कहती है वसुधैव कुटुंब, सब हमारे हैं और सबको आप समूल रूप में देखिए। जो अब्राह्मिक विचारधारा है वो बोलती है पदार्थ है, पदार्थ का एक और टुकड़ा है, और टुकड़ा है, उसके अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, वहां तक जब तक वो पूरा टूट गया ना, फिर हम बताएंगे कि ये क्या है, और फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, नया रूप बनाने की कोशिश करेंगे उससे। तो प्रकृति प्रदत्त चीजों से उनको प्रॉब्लम है,
वो मानते हैं कि ये पृथ्वी हमको भगवान ने उपभोग करने के लिए दी है, पर भगवान ने जो उनको दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं, संभाल नहीं पा रहे, हमारे लिए मुसीबत कर रखी है। संभाल नहीं पा रहे, उससे संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है भगवान ने हमको कम दिया। हमको प्रकृति, हमारा धर्म कहता है, हमारी व्यवस्था कहती है कि प्रकृति माँ है, जिससे जितना लो उतना दो। हमको जलाया जाता है तो ये कहा जाता है पंच तत्वों में विलीन हो गए। शरीर और पृथ्वी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हुई। हम जहां से आए थे वहां चल दिए, जितना लिया था उतना दे दिया, बात खत्म। हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारे यहाँ एक गणेश जी है, आख का पेड़ होता है, अकौवा। वो प्राकृतिक रूप से उसकी जड़ जो है वो गणेश जी के समान निकलती है, श्वेतार्क का पेड़। तो एक दिन हमारे घर में पंडित जी आए, हमको बोलते दादा क्या कर रहे? हमने बताया पंडित जी क्या बात है? वो दादा बहुत अच्छा कौवा का पेड़ देखा है, श्वेतार्क का, चलो चल के ले आते हैं। हमने क्यों, क्या इरादा है? बोले आप चाहते हैं कि घर में लगे आपके। आपकी इच्छा है पंडित जी, चलो साथ में चलते हैं। तो पंडित जी हमको उसकी एक शुभ मुहूर्त निकाल के शुभ दिन लेके गए, थाली लोटा आरती सारी व्यवस्था लेके, एक पेड़ की जड़ निकालने के लिए जाके हमने उस पेड़ की पूजा की, अभिमंत्रित किया, निवेदन किया कि भाई साहब हम 3 दिन के बाद आएंगे इस शुभ मुहूर्त में, और आपको काट के ले जाए और आपसे हमको प्रतिभा बनवाएं और अपने घर में पूजा करें, आप हमें अनुमति दो। अब वो पेड़ ने हमको अनुमति दी कि नहीं दी हमको नहीं मालूम, पर हमारा भाव है कि हम किसी चीज को जबरदस्ती नहीं काटते, जिसकी हमको जरूरत नहीं है उसका हम जबरदस्ती उपयोग नहीं करते। दिस इज अ सस्टेनेबिलिटी। पूरी दुनिया औद्योगिकरण से सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, हम तो पैदा ही सस्टेनेबिलिटी के साथ हुए। बिल्कुल सही बात है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो आइडियल पौधा है दैट इज तो ये वृहद चीज है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही विशाल टॉपिक है। हाँ, कि हम 4 शब्द में आपको बता सके कि भांग क्या है। तो सचिन जी आपने अपना इतना समय दिया, हम आपके पास पुनः इस विषय को लेके और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आएंगे जब भी हमें समय मिलेगा और आपको समय मिलेगा। और इस विषय पे दर्शकों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, समाज को भी जागरूक करने की ज़रूरत है, और आप इस दिशा में जो काम कर रहे हैं ईश्वर आपको उसमें सफलता प्रदान करे। मेरा काम बहुत छोटा काम है। मैं चाहता हूँ उत्तराखंड की जो पलायन करती जनता है इसका पलायन रुके, राज्य को राजस्व मिले, राजस्व इतना जनरेट हो कि उत्तराखंड की पॉलिसी देख के दूसरे राज्य पॉलिसी बनाए, जिससे राष्ट्र को अच्छी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, लोगों को ढेर सारा रोजगार मिले, और जब ये होगा तो रेगुलराइजेशन पूरे देश में होगा, और पूरे देश में अगर रेगुलराइजेशन होगा तो हमारे बाबा केदार और बाबा केदार के साथ 9 और ज्योतिर्लिंग जिनको 1985 से अभी तक भांग प्राप्त नहीं, उनको भांग मिली। और इस भांग को अगर आपके सहयोग से, किसी और के सहयोग से, किसी कोई वो गिलहरी का भी योगदान, उतना भी योगदान से अगर ये भगवान शंकर के पास पहुंचती है तो आप और हमको मोक्ष प्राप्त होगा। और किसी भी हिंदू के लिए जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य सिर्फ मोक्ष। अच्छा, धन्यवाद सचिन जी, आपने बहुत अच्छा भांग के ऊपर अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।